हमने +1 का किया शुरू सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हमने पढ़ लिया व्हाट इज मैटर, व्हाट आर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। फिर मेन मैंने आपको बताया विच इज नॉट ओनली यूज्ड इन केमिस्ट्री, आल्सो यूज्ड इन फिजिक्स आल्सो, दैट सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स में करनी है क्या जो न्यूमेरिकल्स हैं या जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं उनमें कैसे यूज होती हैं कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब फर्स्ट करना है बच्चे एन एडिशन और सब्सट्रैक्शन। The answer is up to least decimal point। और इससे पहले बच्चों मैं यहाँ आपको करा दूं राउंडिंग ऑफ द फिगर्स। राउंडिंग ऑफ फिगर्स वो कर लो बच्चे। (8.312 है, हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर चाहिए। हमने राउंडिंग ऑफ करनी है। राउंडिंग ऑफ मीन बाकी की डिजिट्स को रिमूव करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ होगी 8.31। जो रिमूव करना है दैट इज 2 लेस देन 5, देन योर आंसर शुड बी अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर 8.3। ठीक है, फिर समझो राउंडिंग ऑफ फिगर्स क्या, हमें क्या चाहिए, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्योंकि सम से पहले ये करवाना पड़ेगा ना मेरे को कि कैसे राउंडिंग ऑफ करनी है। 8.312 तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए। कितना हो गया बच्चों, 8.31। अब देखो 8.316 सेम चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर, पर जो हमने रिमूव करना है डिजिट, लास्ट डिजिट है वो मोर देन 5 है। तो जो हमारी लास्ट फिगर है अनसर्टेन जिसको बोल रहे हैं दैट इज इंक्रीज्ड बाय 1, मतलब आवर आंसर विल बी 8.32। अब बच्चे आती है प्रॉब्लम 8.375 और ये है बच्चों 8.365। 3 डिजिट्स तक चाहिए हमें, पर जो रिमूव करना है वो 5 है ना। ग्रेटर देन 5 है देन आवर लास्ट डिजिट विल इंक्रीज बाय 1। ठीक है, जिसको हम अनसर्टेन बोल रहे हैं। और अगर बच्चे लेस देन 5 है तो हमारी वैसे की वैसे रहेगी। पर अगर 5 है फिर क्या करेंगे, फिर जितना लास्ट जो हमारा अनसर्टेन नंबर है या लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर है उसको देखो बच्चों, अगर वो ऑड है दैट विल इंक्रीज्ड बाय 1, 8.38। ठीक है, और अगर वो इवन है इट विल रिमेन एज सच, बल्कि 0.02 का डिफरेंस पड़ गया। ठीक है, फिर याद रखना है जो हमें डिजिट्स चाहिए और राउंडिंग ऑफ करनी है जिसके बाद अगर वो लेस देन 5 है, जो लास्ट डिजिट है रिमेन एज सच, मोर देन 5 इंक्रीज बाय 1, और अगर 5 है फिर जो जिस डिजिट तक हमें आंसर चाहिए वो देखना है। अगर वो ऑड है देन इंक्रीज बाय 1, और अगर इवन है रिमेन एज सच। इसको क्या बोलना है हमने, राउंडिंग ऑफ द फिगर। अब इसके करना है बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें जो आंसर चाहिए वो देखना है हमें लीस्ट डेसिमल पॉइंट तक। ये इजी है वैसे, लीस्ट डेसिमल पॉइंट तक, और उसके बाद के जो हम मैं क्या कर देंगे, राउंडिंग ऑफ कर देंगे। कोई एक सम देख लेते हैं बच्चे। 7.2.1 and 0.312, 9.3, 2
246. Our answer will be 9.642. ठीक है, तो 7.23, 2.1 एंड 0.312 जो आंसर है हमारा आ गया 9.642. लीस्ट डेसिमल पॉइंट कितना है? 1. अब हमारा आंसर कितना तक होना चाहिए? अप टू लीस्ट डेसिमल पॉइंट मीन्स 9.6. अब ये देखो बच्चों, ये डिजिट क्या हो गई? लेस देन 5. सो आवर आंसर विल बी अप टू 2 मतलब 1 डेसिमल पॉइंट. दैट इज आवर आंसर विल बी 9.6. राउंडिंग ऑफ में नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा. सेवन पॉइंट 21, 12.141, 0.0028. Answer is 19.3528. Okay, 19.3528. जो लीस्ट डेसिमल पॉइंट तक कितना हो गया? 2 डेसिमल पॉइंट 0.21. इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा हमारा? और आंसर विल बी 19.35. ठीक है, आंसर विल बी 19.35 आफ्टर राउंडिंग ऑफ. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन में जो आंसर है दैट विल बी अप टू लीस्ट डेसिमल पॉइंट. ठीक है, अब याद रखना है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. In multiplication and division, the answer should be least up to number having least significant फिगर्स. ठीक है, तो क्या होना है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या ढूंढने पड़ने हैं हमने? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. फिर याद रखो, डिवीजन सब्सट्रैक्शन और एडिशन में अप टू लीस्ट डेसिमल पॉइंट, और डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में अप टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर. कोई न्यूमेरिकल देख लेते हैं बच्चे हम. 3.24 into 0.08666 divided by 5.006. ठीक है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन करके डिवीजन कर लो या 1/दिस करके न्यूमेरिकल कर लो. तुम्हारा आंसर आएगा 0.0561. और आंसर इज 0.0561. और लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाली टर्म कितनी होगी बच्चों? 3.24. और 0 बिफोर नॉन जीरो डिजिट आर significant, and our answer will be 0.56. Okay, our answer will be 0.56. ये आएगा बच्चे, क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट में है ना 0. अगर 0 यहाँ होती आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यह हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0.561 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. और कोई भी देखते हैं बच्चे इसका सम. $1.36
into 10 power minus 4 into 0.5 into 0.5 divided by 2.6, and our answer is 0.2615 into 10 power minus 4। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखो कितने बच्चे, इसमें 3, इसमें 1 और इसमें 2। ठीक है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 1, और यहाँ फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बाकी सब राउंडिंग ऑफ करो, ये ग्रेटर देन 5 है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.3 इंटू 10 पावर minus 4। ठीक है, आंसर विल बी 0.3 इंटू 10 पावर minus 4, दैट इज up to 3 significant, up to only 1 significant figure। फिर समझो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो आंसर है दैट शुड बी अप टू मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों ये मेन जो है ये एंट्रेंस के लिए याद रखना है हमने। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन, जो राउंडिंग ऑफ द फिगर्स है, क्योंकि मैंने कंपटीशन में एक बार ये क्वेश्चन देखा जिसके चारों आंसर सेम थे, बस सिर्फ क्या डिफरेंस था बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन में डिफरेंस था। कोई जैसे 34 पॉइंट समथिंग, कोई 3.4, कोई 342.4, तो आंसर शुड बी साइंटिफिक नोटेशन दैट इज लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट देयर शुड बी 1 नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, ये एंट्रेंस के लिए मेन ध्यान रखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब बच्चे आ जाओ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है जी, जब केमिकल रिएक्शन शुरू हो गई, साइंटिस्ट ने स्टडी करना शुरू कर दिया और फिर क्या शुरू कर दिया, उनका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकालना, और जो लॉ बने उनको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये 5 लॉज हैं। जो 4 लॉज हैं बच्चों दे आर डीलिंग विद द मास, और जो 5th लॉ है दैट इज डीलिंग विद द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसके न्यूमेरिकल करने हमने, आज आपको लॉज कराऊंगी और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है लॉ, कहता है जो रिएक्टेंट्स का वेट है, रिएक्टेंट का मास है बिफोर द रिएक्शन दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, क्या हो गया बच्चों लॉ, मास ऑफ, पूरी डेफिनेशन कर लेना जो बोल रही हूँ, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स बिफोर द रिएक्शन, बिफोर द रिएक्शन किसके बराबर है बच्चों, मास ऑफ द प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, जितना रिएक्टेंट का मास है रिएक्शन से पहले उतना ही प्रोडक्ट का मास है रिएक्शन के बाद। और बच्चों जिसको एक्सपेरिमेंटली याद रखना है एंट्रेंस के लिए, कौन से एक्सपेरिमेंट से इसको किया था, लेंडोर्स एक्सपेरिमेंट, है ना, क्या था लेंडोर्स एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एच शेप ट्यूब ली और उसमें बच्चे उसने NaCl बिफोर द रिएक्शन और AgNO3 डाला, AgNO3 एक एच शेप उसमें लिम्ब में और NaCl का एक्वा सॉल्यूशन दूसरे लिम्ब में, इसको वे किया, जो फिर इसको मिक्स कर दिया, और जब मिक्स कर दिया तो वाइट प्रेसिपिटेट आ गए बच्चे AgCl के, क्या बन गई रिएक्शन, AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, जो वेट ऑफ लेंडोर्स ट्यूब है, एच शेप ट्यूब है, दैट वाज सेम आफ्टर द रिएक्शन या आफ्टर द मिक्सिंग एज इट वाज बिफोर द रिएक्शन। जब अलग अलग लिम्ब में सॉल्यूशन थे वो, और ये मास क्या है एग्जैक्टली सेम, मींस नाइदर वी कैन क्रिएटेड द मास और नाइदर वी कैन नॉर वी कैन डिस्ट्रॉय द मास। ठीक है बच्चों, पर ये किस में है, सिंपल फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। अब एग्जाम्स में याद रखने हैं एंट्रेंस के लिए। आज ये आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहाँ नहीं फॉलो कर रहा बेटा, ये कौन सी रिएक्शंस में नहीं फॉलो हो रहा, इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस, है ना। न्यूक्लियर रिएक्शन में जो मास है प्रोडक्ट का
दैट इज स्लाइटली लेस देन मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन में जो मास का प्रोडक्ट मास है प्रोडक्ट का, दैट इज स्लाइटली लेस देन मास ऑफ रिएक्टेंट्स। और बच्चे याद रखना है दैट इज नोन एज लॉस इन मास, लॉस इन मास। एंड आइंस्टाइन जो है उसने रिलेशन निकाल दिया कि जो मास है और एनर्जी है दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। जो ये लॉस इन मास है ना डेल्टा एम, तभी इतनी एनर्जी निकलती है बच्चे। न्यूक्लियर बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये क्या है, एनर्जी तो निकल रही है। कौन सी एनर्जी? स्लाइटली जो लेस मास आया दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एंड E इक्वल टू डेल्टा एम इनटू सी स्क्वायर। एक्चुअल में बच्चे वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही है, इतनी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। या उल्टा ले लो बच्चों, भी एनर्जी इतनी ट्रेमेंडस है, इतनी ज़्यादा है कि जो डेल्टा एम है ना, जो डिवाइड कर रहे हैं हम ई को, जो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रहा है, जब हम उसको सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में, तो डेल्टा एम की कुछ वैल्यू है। पर अगर हम केमिकल रिएक्शन लेते हैं तो बच्चों ई इतना लेस है ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड को बर्न करो 339.5 किलो जूल एनर्जी है, ई का अमाउंट बहुत कम है। तो जब हम उस ई को, जैसे ये रिएक्शन आपको मैं बता रही हूँ, सी सॉलिड प्लस O2 गैस गिव राइज CO2 गैस एंड डेल्टा एच इज 393.5 किलो जॉल। मतलब ये मेरे को लर्न है रिएक्शन की एनर्जी की वैल्यू भी लर्न है। तो मीन्स जब हम 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। अब जब डेल्टा एम की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 393.5 इन डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, इतनी कम आ जाएगी। नेग्लिजिबल है चेंज इन मास। ठीक है, वो हम मेजर ही नहीं कर सक रहे। चेंज इन मास नेग्लिजिबल है किसमें? इन सिंपल रिएक्शंस। बट इन न्यूक्लियर रिएक्शन ई का अमाउंट ज्यादा है, डेल्टा एम कैन नॉट बी निग्लेक्टेड। फिर अब क्या हो गया, लॉ की डेफिनेशन चेंज होगी कि नाइदर एनर्जी नॉर मास कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट दे आर interconvertible. Mass can be converted into energy and energy can be converted into mass. ये इसकी न्यू फॉर्म है और एंट्रेंस के लिए बच्चे बहुत अच्छी तरह ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है law of constant composition और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रपोर्शंस, है ना। ये लॉ क्या कह रहा है बच्चों? कोई भी कंपाउंड, एनी कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय एनी ऑफ द मेथड एंड वट एवर मे बी इट्स सोर्स, कहीं से भी ले लो, कोई सोर्स हो या कोई भी मेथड हो, जो एलिमेंट्स है वो ऑलवेज विल कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ए कंपाउंड हैज elements, same elements in a same elements combined in a fixed ratio by mass। ठीक है, जब ना वाटर का दे दो, वाटर का सोर्स में वाटर का एग्जांपल दे दो, चिचिवा है वाटर, चाहे सी वाटर लो, वाटर चाहे रेन वाटर लो, वाटर चाहे खुद सिंथेसाइज करो, ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:8 बाय वेट। और कभी भी बच्चे 2:1 नहीं करना। उस दिन भी मैंने समझाया था, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड आइदर फॉर्म्ड बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट और बाय बर्निंग कार्बन। ठीक है, कोई भी मेथड है, बाय हीटिंग कॉपर कार्बोनेट ना, 3-4 मेथड याद रख लेना बच्चों। ऑलवेज कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 3:8 बाय मास। ठीक है, ये क्या है बच्चे? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। एंड ये भी याद रखना है कि व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड दे लूज देयर
आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देते हैं। और आगे मैंने एग्जांपल दिया था कि किस, याद रख लो, हाइड्रोजन जो है खुद इनफ्लेमेबल है, ऑक्सीजन हेल्प कर रही है बर्निंग में, और वाटर क्या यूज कर रहे हैं एज ए फायर एक्सटिंक्शन। इसकी लिमिटेशन क्या है बच्चे, इस लॉ की दो लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन क्या है बच्चे इस लॉ की, जैसे ना आइसोटोप ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ आइसोटोप्स। कार्बन 14 ले लिया, अब 14:32। अब ये तो रेशियो नहीं बनी ना, कितनी बन गई 7:16, 3:8 रेशियो नहीं बनी, मीन्स नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ आइसोटोप नंबर 1। और नंबर 2 बच्चों आइसोमर्स क्या है, आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स having same molecular formula but different properties. They are the different compounds. For example बच्चों C2H5OH, C2H6O ले लो बच्चे, C2H6 सेम नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये दो डिफरेंट कंपाउंड बन रहे हैं। इसमें एक अल्कोहल है और दूसरा बच्चे ईथर है, ठीक है। एक अल्कोहल बन रहा है और एक क्या बन रहा है, ईथर। लॉ फेल हो गया ना, लॉ तो कहता है अगर एलिमेंट सेम है तो कंपाउंड भी, रेशियो भी सेम है तो कंपाउंड भी क्या होने चाहिए, सेम। कहाँ कहाँ ये वर्क नहीं कर रहा बच्चों, इन केस ऑफ आइसोटोप्स जहाँ डिफरेंट एटॉमिक मास यूज कर रहे हैं, और इन केस ऑफ आइसोमर्स। थर्ड आया बच्चे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, when two elements combine, बेटा सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, combine to form two or more than two compounds, the ratio of mass of one element, ठीक है बच्चों, ऐसे ही याद रखना है, which combine with fixed, इसको अंडरलाइन कर रही हूं, fixed mass of other element is a simple whole number ratio। अब समझो क्या कहना चाहती हूँ, कितने दो एलिमेंट्स हैं, कंबाइन करके ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, एक से ज्यादा, मतलब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। हमने एक एलिमेंट की रेशियो निकालनी है, पर दूसरे एलिमेंट का वेट क्या कर देना है, सेम फिक्स कर देना है। तो जो एक एलिमेंट की रेशियो आएगी वो क्या होगी बच्चों, सिंपल होल नंबर रेशियो। अब समझो कैसे बच्चे, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन विद hydrogen combine among themselves to give rise water and H2O2, ठीक है बच्चों। दो कंपाउंड बना लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने, कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म वाटर एंड H2O2। वाटर हाइड्रोजन का वेट फिक्स रख लो, जरूरी नहीं उसका ही रखना है, किसी का भी रख लो। बाय फिक्सिंग वेट ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन के रेशियो क्या बन गई बच्चे, यहाँ ऑक्सीजन की 16 और यहाँ ऑक्सीजन की कितनी बन गई 32। पर कंडीशन क्या है, बाय फिक्सिंग द वेट ऑफ हाइड्रोजन सेम, ठीक है। यहाँ 2 कर लिया, 1 भी कर सकते हैं, यहाँ 1 करोगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। 2 कर लो, कोई भी है, ये कंडीशन है कि कितना सेम रखना है, पर सेम होना चाहिए। 16:32 दैट इज 1:2 विच इज ए सिंपल होल नंबर रेशियो। अब हम क्या कहेंगे, द
ratio in which oxygen combine with 2 gram of hydrogen is 1:2 ratio to form water and H2O2. अब ना जो एग्जाम्पल जो इसमें देते हैं ना, मतलब शुरू से मेरे को इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, यही एग्जाम्पल देते हैं. नाइट्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन to form nitrous oxide, nitrogen dioxide, nitrous oxide, nitric oxide, nitrogen trioxide, nitrogen tetraoxide and nitrogen pentaoxide. फिर समझो, nitrogen react with oxygen to form nitrous oxide, nitric oxide, nitrogen trioxide, टेट्राऑक्साइड एंड पेंटाऑक्साइड. अब इसमें देखो बच्चों, वेट ऑफ नाइट्रोजन 28, 14, 28, 28, 28. ये आ गया वेट ऑफ नाइट्रोजन. वेट बाय पार्ट ऑफ नाइट्रोजन ऐसे लिखना है, वेट बाय पार्ट ऑफ नाइट्रोजन, बाय पार्ट ऑफ नाइट्रोजन. अब है बच्चे वेट बाय पार्ट ऑफ ऑक्सीजन. कितना आ गया? 16, 16, 48, 64 एंड 80. ठीक है, ये किसका आ गया? ऑक्सीजन का. अब फिक्स कर लो बेटे नाइट्रोजन का वेट. नाइट्रोजन का वेट 14, 14 कर लिया. फिक्सिंग एटॉमिक मास फिक्स कर लिया 14. वेट ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइन विद फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, वेट ऑफ ऑक्सीजन which combine with fixed weight of nitrogen is. अब देखो ये किया हमने 28 से 14, ये क्या हो जाएगा बच्चे? 2 से डिवाइड किया 8, ये 14 रहा, ये 16, ये 2 से डिवाइड किया, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 24, ये 2 से डिवाइड किया, ये कितना हो जाएगा? 32 और 40. And ratio is 1:2:3:4:5, which is a simple whole number ratio. ठीक है, क्या है हमने याद रखना है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके 5 ऑक्साइड बना रहे हैं. जो रेशियो है वो क्या है? इट इज ए सिंपल होल नंबर रेशियो. और तकरीबन सब जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है बच्चों को जनरली कॉपर ऑक्साइड का दिया हुआ है. कॉपर का कॉपर और ऑक्सीजन 2 कंपाउंड बनाते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड. 1 ग्राम हमने दोनों का लिया, हीट करके ऑक्सीजन रिमूव कर दी, और जो वाटर की जो कॉपर की रेशियो आई विच कंबाइन विद द फिक्स्ड वेट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ए सिंपल होल नंबर रेशियो. ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चे 2 रह गए लॉज. 4 वेट से कर रहे हैं रिलेटेड और 1 बाय वॉल्यूम. नेक्स्ट है बच्चे, ये भी थोड़ा सा टफ है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन क्या कहता है लॉ बच्चों? व्हेन 2 एलिमेंट्स combine with फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट. जहां फिक्स किया है ना वो करना है बच्चों. फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, द रेशियो इन विच दे डू सो. द रेशियो जिस जो उन दोनों की रेशियो आएगी बच्चों, द रेशियो इन विच दे डू सो इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो of the ratio in which they combine themselves. हमें ये एग्जाम्पल के लिए याद आएगा. क्या है देखो जो डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल बनाओ. When 2 elements combine with the fixed weight of third element, सल्फर और ऑक्सीजन ले लो, combine with third weight, third element हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? H2S एंड H2O. फिक्स्ड वेट ले लिया 2, इसका फिक्स्ड वेट ले लिया 2. सल्फर और ऑक्सीजन की रेशियो कितनी आ गई बच्चों? सल्फर की इसमें 32
ऑक्सीजन की कितनी आ गई 2:1. रेशियो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज 2:1. कहते द रेशियो इन विच दे डू सो is whole number multiple of the ratio in which they combine with each other. Sulfur and oxygen combine with each other to form sulfur dioxide और sulfur trioxide, कुछ भी ले लो. छोटे वाला ऑक्साइड ले लेती हूँ SO2. रेशियो उसमें क्या आगे बचे 1:1. यहाँ कितनी थी 2:1. 1:1 जो 2:1 है, इट इज ए सिंपल होल नंबर रेशियो. फिर क्या डेफिनेशन हुई? when two elements combine with the fixed weight of third element, the ratio in which they do so is whole number multiple of the ratio in which they combine with each other. अब है बच्चे लास्ट और फिर अगली टर्म पे इसके न्यूमेरिकल करेंगे. नेक्स्ट है गेल-एसुक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चे. गेल-एसुक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. कहते हैं जब गैसेस कंबाइन करती हैं उसके ना इजी तरीका है. मास की जगह हम उनकी क्या ले लेते हैं, जिस कंटेनर में ले लिया वो वॉल्यूम ले ली. ठीक है बच्चों, कहते हैं जब गैसेस कंबाइन की वो किस में कंबाइन करती हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. वे वॉल्यूम में करते हैं और वहां उनको हम क्या, जो मोलर रेशियो है गैसेस कंबाइन in volumes and ratio of their volume is simple whole number ratio. सिंपल होल नंबर रेशियो कैसे बच्चों याद करना है? H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव राइज टू HCl गैस. देखो कितना है, कैसे याद करना है? जो इधर वॉल्यूम्स हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ये क्या है बच्चे 1 वॉल्यूम, ये क्या है 1 वॉल्यूम, और ये क्या है 2 वॉल्यूम. दैट इज रेशियो इज 1:1:2 विच इज ए सिंपल होल नंबर रेशियो. इस तरह बच्चों N2 प्लस 3H2 गिव राइज टू अमोनिया गैस. रेशियो क्या होगी बच्चों 1:3:2. 1:3:2 रेशियो विच इज ए सिंपल होल नंबर रेशियो. बस बहुत ध्यान रखना बच्चे, भी गैसेस के केस में हम जो मोल्स यूज हो रहे हैं या मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. एक बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट दिखा रही हूँ आपको. NH3 गैस प्लस HCl गैस गिव राइज अमोनियम क्लोराइड सॉलिड. बच्चे क्या कर लेते हैं गलती 1:1:1. नो, अमोनियम क्लोराइड क्या है, सॉलिड है. सिर्फ वॉल्यूम्स को कहाँ कंपेयर करना है 1:1. फिर हम क्या कहेंगे, व्हेन 1 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कंबाइन विथ 1 वॉल्यूम ऑफ HCl गिव राइज अमोनियम क्लोराइड सॉलिड. ठीक है, गेल-एसुक्स लॉ सिर्फ कहाँ काम करता है, ओनली इन केस ऑफ गैसेस, जहां हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को किससे रिलेट कर सकते हैं, इन वॉल्यूम्स. ठीक है, तो ये थे 5 लॉ, और अगली वीडियो में हम 5 लॉज की न्यूमेरिकल करेंगे. अच्छी तरह तब तक याद करके रखना है कि आपको न्यूमेरिकल इजीली समझ आ जाए. थैंक यू.